सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी और उससे सुलग उठी एक ऐसी आग जो 90 साल तक बुझी नहीं। ये कहानी है उसी आग की, आधी रात को मिली आज़ादी की। ये कहानी है भारत के जन्म की। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। अच्छा, अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, असल में ये वो पूरा नक्शा है, वो रोड मैप है जो हमें भारत की आज़ादी के 90 साल लंबे सफ़र पर ले जाएगा। हम एक एक करके इन्हीं अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि 90 साल का ये संघर्ष, ये स्ट्रगल आखिर दिखता कैसा है? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आज़ादी की आग जला दी? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक चिंगारी से। बस एक चिंगारी, लेकिन एक ऐसी घटना जिसने आने वाले कल के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो सब कुछ शुरू हुआ साल 1857 में। हाँ, इसे सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है, पर सच कहूं तो ये उससे कहीं ज्यादा था। ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, एक ऐसा पल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। देखिए, ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। ये ब्रिटिश राज के खिलाफ पहली बार एक साथ बड़े पैमाने पर हुई बगावत थी। और कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से स्वतंत्रता की लड़ाई का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। अच्छा, तो विद्रोह की आग तो भड़क चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी उसे एक दिशा देने की, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट की। तो अब हम उस दौर में चल रहे हैं जब आज़ादी के संग्राम की नींव रखी जा रही थी। तो देखिए, आंदोलन ने कैसे एक शक्ल लेना शुरू किया। 1885 में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने पहली बार भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए एक राजनीतिक आवाज दी। फिर आया 1905, बंगाल का विभाजन। इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। और इसी के बाद 1906 में मुस्लिम लीग और 1916 में होम रूल लीग जैसी संस्थाएं बनी। मतलब अब लड़ाई सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि पूरी रणनीति से लड़ी जा रही थी। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? लड़ाई का तरीका बदल रहा था। अब फोकस सिर्फ हथियार उठाने पर नहीं था, उससे ज्यादा जरूरी हो गया था राजनीतिक तौर पर ऑर्गेनाइज्ड होकर अपनी आवाज उठाना। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इस पूरे आंदोलन का चेहरा ही बदल दिया। जी हां, यहीं से शुरू होता है गांधीवादी युग। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए, लेकिन कुछ ही सालों में 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि अंग्रेज शांतिपूर्ण विरोध को भी कितनी बेरहमी से कुचल सकते हैं। इसी गुस्से और दर्द से 1929 में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग ने जोर पकड़ा, और 1930 का दांडी मार्च वो इसी संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। गांधी जी के आने से जो सबसे बड़ा फर्क पड़ा वो ये था कि अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं या पढ़े लिखे लोगों की नहीं रही। नहीं, ये एक जन आंदोलन बन गई। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा, इन तरीकों से उन्होंने देश के हर आम इंसान को इस आंदोलन से सीधे जोड़ दिया। अब ये पूर्ण स्वराज का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले नेता सिर्फ कुछ सुधारों या ज्यादा अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन अब मांग बिल्कुल सीधी थी। हमें पूरी आजादी चाहिए, अंग्रेजों का कोई दखल नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों का संकल्प बन गया था। ये एक ऐलान था कि आजादी कोई भीख नहीं, बल्कि हमारा हक है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। और दांडी मार्च की खूबसूरती ही यही थी कि इसने नमक जैसी एक रोजमर्रा की चीज को क्रांति का सिंबल बना दिया। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक आम इंसान भी बिना कोई हथियार उठाए एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। चलिए अब हम कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में पहुंचते हैं, वो समय जब आजादी की लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर थी। अब जरा देखिए कि आखिरी कुछ सालों में सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर तोड़ दी। इसी मौके को देखते हुए 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का वो ऐतिहासिक नारा दिया। 1945 में जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ये लगभग तय हो गया था कि अब अंग्रेजों को जाना ही होगा। और फिर आखिरकार 1947 में वो दिन आ ही गया। असल में हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरह से बहुत कमजोर कर दिया था।
अब उनके लिए भारत जैसे इतने बड़े देश पर कब्जा बनाए रखना लगभग नामुमकिन हो गया था, और यही भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये अंग्रेजों के लिए आखिरी चेतावनी थी, एक फाइनल वार्निंग। संदेश बिल्कुल साफ था, अब बातचीत का टाइम खत्म, क्विट इंडिया, अब भारत छोड़ना ही होगा। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। 90 साल के लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आजादी मिलना तो बस एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। असली यात्रा वो तो अब शुरू होनी थी। देखिए, स्वतंत्रता की वो लड़ाई अब एक नए रूप में जारी थी। अब यह लड़ाई थी गरीबी से, देश को एक करने की और एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट भारत बनाने की। आज हम जो स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स देखते हैं ना, ये असल में उसी स्वतंत्रता संग्राम की भावना का एक एक्सटेंशन है। ये सब एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। तो अगर इस पूरी सफर को संक्षेप में देखें तो कहानी 1857 की एक चिंगारी से शुरू हुई, जिससे संगठित राजनीतिक आंदोलनों ने आगे बढ़ाया और आखिर में आम जनता की ताकत ने इसे 1947 में आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। स्वशासन के लिए उस 90 साल की लड़ाई के बाद आज हमारे राष्ट्र की यात्रा को कौन सी चीज परिभाषित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।